एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि ISO IEC 17025 पे डिपेंड है। देखिए ISO 17025 नॉर्मली लेबोरेटरीज में लिया जाता है, तो जो लेबोरेटरी की एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी बन जाता है। या फिर आपने अपनी कंपनी में देखा होगा कि IATF में या ISO में भी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कोई भी कैलिब्रेशन करवा रहे हो, तो कैलिब्रेशन करवा रहे हो तो NABL अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो NABL मतलब 17025 वो एक सर्टिफिकेशन है जिसका एक्रीडिटेशन मांगा जाता है। तो ISO IC देखिए, ISO के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तो IEC क्या है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है। ये बेसिकली ISO की सिस्टर कंपनी है। ये तीन कंपनीज हैं ISO में जो सिस्टर कंपनीज होती हैं, देख जिनका नाम है ISO, IEC एंड ITU। IEC क्यों बना? IEC बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं उनके स्टैंडर्ड को बनाता है IEC। आईईसी के आपने काफी जगह स्टैंडर्ड देखे, जैसे कि लैपटॉप हुए, चार्जर्स हुए, वहां पे आईईसी या सी मार्क, ये सारी चीजें ना आईईसी करता है। तो जो भी आईईसी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनकी भी लेबोरेटरी रिलेटेड एक्टिविटीज को भी इस स्टैंडर्ड में बताया गया है। इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं। देखिए, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जो फर्स्ट एडिशन स्टैंडर्ड था वो 1999 में पब्लिश हुआ था, सेकंड एडिशन 2005 में पब्लिश हुआ था, थर्ड एडिशन 2017 में पब्लिश हुआ है। मतलब कि अगर आपको लैब रिलेटेड कोई भी स्टैंडर्ड को पढ़ना है तो आपको अभी कौन सा डाउनलोड करना है? 2017 को डाउनलोड करना है। ISO 17025 2017 लेटेस्ट एडिशन, मतलब कि थर्ड एडिशन है। इसको ही फॉलो करना है। हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में दोबारा अपडेट हो। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग 2027 में दोबारा ये स्टैंडर्ड को रिवाइज किया जाएगा। 1999 से पहले लैब रिलेटेड गाइड्स आती थी, जैसे कि 1983 में ISO की गाइड 38 थी, 85 में गाइड 45 थी, 86 में गाइड 49 थी, 1990 में गाइड 25 थी। इसके बाद ही इन्होंने रियलाइज किया कि इसको भी हम एक स्टैंडर्ड में बनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात बता दूं कि ये जो स्टैंडर्ड है ये सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड है। सर्टिफिकेशन मतलब कि जैसे 9001 हुआ, IAT हुआ, वो उसमें क्या होता है, सर्टिफाइड करती है अपनी कंपनी को। ये एक्रीडेट करती है कि आपकी जो लेबोरेटरी है वो अगर एक्रीडेटेड है तो वो जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको सर्टिफाइड कर सकती है। मतलब आपकी जो लैब है वो सर्टिफिकेशन दे सकती है जो भी टेस्टिंग, जो भी कैलिब्रेशन आप कर रहे हो। फेमस लैब्स देखें, बात करें अमेरिका की, देखिए फेमस लैब है A2LA, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर लैब एक्रीडिटेशन। एनएब है, IAS है, NVLF है, LAB है, यूके की यूकास है, ऑस्ट्रेलिया की नाटा है, और ए लैब है। इंडिया की आपको पता होगा NABL सबसे फेमस लैब है। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो ILAC की वेबसाइट पे आप जाके सर्च कर सकते हो अपनी अपनी कंट्री का। इंडिया के अंदर जो लैब है NABL, वो गुड़गांव में इसका हेड ऑफिस है, जो कि सेक्टर 44 प्लॉट नंबर 45 हरियाणा में स्थित है। और ये मंडे टू फ्राइडे काम करता है। आप कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ये ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाती है, और NABL या लेबोरेटरी एक्टिविटीज की, या जैसे PT प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उनकी भी एक्टिविटीज करवाता है ये। देखिए, ISO 17025 बेसिकली ना तीन चीजों पे बात करता है। सबसे पहले टेस्टिंग की बात कर, अगर आपकी लैब कोई भी टेस्टिंग कर रही है तो आपको ये सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। अगर आप कैलिब्रेशन कर रहे हो तो ये लेना चाहिए। या फिर टेस्टिंग और कैलिब्रेशन में कुछ सैम्पलिंग कर रहे हो, मतलब कि आप 100% नहीं कर रहे हो लेकिन कुछ सैंपल बेस पे आप टेस्टिंग या कैलिब्रेशन कर रहे हो, तब भी आपको ISO 17025 का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, एक्रीडिटेशन लेना चाहिए। तो किन की चीजों पे काम करता है ISO 17025? तीन चीजों पे अप्लीकेबल होता है। फर्स्ट इज टेस्टिंग, सेकंड इज कैलिब्रेशन, एंड थर्ड इज सैम्पलिंग एसोसिएटेड विद द टेस्टिंग और कैलिब्रेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कॉन्फिडेंस इन द ऑपरेशन ऑफ लैब्स। मतलब कि लैब का जो काम है, क्या वो सही काम हो रहा है, क्या कहीं फर्जी डाटा तो नहीं बन रहा है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि बीमार हो जाते हैं, हमें छुट्टी चाहिए होती है, तो हम बीमारी का बहाना मारते हैं और एक कोई भी लोकल लैब से फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते हैं कि हम बीमार थे 2 दिन 4 दिन।
है ना। तो ये जो है ये गलत एक्टिविटीज है। तो इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए बेसिकली इसका यूज किया है मोस्टली मेडिकल रिसोर्सेज, मेडिकल में ज्यादा इसको देखा जाता है। आपने देखा होगा पुरानी, आज से 20 साल पहले ना, जब मैं कोई भी मेडिकल टेस्ट करवाने जाता था तो उस रिपोर्ट को पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब आप अगर आपने ब्लड टेस्ट या और भी कोई भी चीज का टेस्ट करवाते हो तो आप उस लैब की रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें मिनिमम मैक्सिमम रेंज दिया जाता है। ये सब चीजें सुधार कहाँ से हो रहे हैं? बेसिकली इन सर्टिफिकेशन से हो रहे हैं। और अगर आप ISO 17025 से एक्रीडेटेड हैं, इसका मतलब आप ISO 9001 की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपकी लैब 17025 से एक्रीडेटेड है, इसका मतलब ISO 9001 की रिक्वायरमेंट भी आप फुलफिल कर रहे हो। देखिए, जब आप स्टैंडर्ड को पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड को पढ़ते समय जहां पे भी शैल वर्ड आएगा मतलब कि ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। जहां शुड वर्ड आता है मतलब रिकमेंडेशन है कि आपको करनी चाहिए, बट मैंडेटरी नहीं है। मे मतलब परमिशन लेने की जरूरत है कस्टमर से, गवर्नमेंट बॉडी से। कैन मतलब पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती, आपको देखना पड़ेगा। NABL जो एक्रीडेशन है वो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि NABL वाले आपकी लैब में आएंगे और ऑडिट करेंगे। अगर ऑडिट में अगर उनको लगता है कि आपने सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नॉर्मली 2 साल होती है। मतलब आपकी जो लैब को एक्रीडिशन मिलता है वो हर 2 साल में आपको रिन्यू करना होता है। 2 साल में हर साल सर्विलियंस ऑडिट होती है और जो एनुअल बेसिस पे होती है। मतलब कि 2 साल के अंदर बीच में 1 साल में आपकी सर्विलेंस ऑडिट होगी। हर साल आपकी ऑडिट होगी, एनेबल करेगा। और हर 2 साल के बाद आपको दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा सर्टिफिकेट को। तो 6 महीने पहले ही आप एनएबीएल को ऑनलाइन ये रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि हमें ऑडिट करवानी है। इसके लिए आप एनएबीएल की वेबसाइट पे जा सकते हो। वहां पे भी कुछ गाइडलाइंस मेंशन है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है। आप वहां पे उनको पढ़ सकते हो। और हर 2 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है। हर इनिशियल ऑडिट में स्टेज 1 और स्टेज 2 की ऑडिट होती है। इस स्टैंडर्ड के अंदर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्लोजेस की, तो वो क्लोजेस 8 हैं, जहाँ जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। क्लोज नंबर 1 to 8 हैं। लेकिन आपको सारे क्लोज पढ़ने की जरूरत नहीं। मेनली आपको जो मेन क्लोजेस हैं, देखिए 1 to 3 तो आपके हो गए नॉन ऑडिटेबल क्लोज, मतलब इनकी ऑडिट नहीं होती है। तो मेन क्लोज क्या है? 4, 5, 6 और 7। तो 4, 5, 6, 7 ही पढ़ना है आपको। क्लोज नंबर 8 बेसिकली ISO 9001 का क्लोज है। तो अगर आपको ISO 9001 आता है या आपको पुराना एक्सपीरियंस है तो क्लोज नंबर 8 आपके लिए चीटी बराबर है, मतलब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन आपको जो फोकस करना है 4, 5, 6, 7 मेन है लैब के स्टैंडर्ड पे। क्लोज नंबर 1 है बेसिकली स्कोप, मतलब कोई भी लेबोरेटरी जो ISO 17025 को लेना चाहती है उसका स्कोप क्या है? तो स्कोप है कि ये जनरल रिक्वायरमेंट फॉर कंपिटेंस, इम्पार्शियलिटी एंड कंसिस्टेंट ऑपरेशन ऑफ लेबोरेटरीज को डिफाइन करता है। ये डॉक्यूमेंट, ये स्टैंडर्ड अप्लीकेबल है सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जो लेबोरेटरी रिलेटेड एक्टिविटीज कर रही हैं, चाहे उसमें 2 आदमी काम कर रहे हो चाहे तो 1 लाख आदमी काम कर रहे हो। तो ये जो भी लेबोरेटरी रिलेटेड एक्टिविटीज कर रही हैं उसके स्कोप को बताता है। क्लोज नंबर 2 है नॉर्मेटिव रेफरेंस। नॉर्मेटिव रेफरेंस मतलब अगर आपको 17025 के साथ साथ कौन से 2 स्टैंडर्ड पढ़ने चाहिए, तो उसके साथ आपको 2 और स्टैंडर्ड पढ़ने चाहिए। देखिए, जैसा कि है ISO IEC गाइड नंबर 99। इस स्टैंडर्ड के अंदर आपको वोकेबलरी मिल जाएगी, जैसे कि लेबोरेटरी क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। इन चीजों के बारे में मतलब जो भी वर्डिंग आपको 17025 में दी गई है, उन वर्डिंग के वोकैब्स, उन वर्डिंग का मतलब क्या होता है, वो ISO IEC गाइड नंबर 99 में आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा ISO IEC 17000 में आपको और भी कुछ कंफर्मिटी असेसमेंट रिलेटेड प्रिंसिपल्स और वोकेबलरी दी जाती हैं। मतलब आपको 17025 को सही ढंग से समझना है तो इन स्टैंडर्ड को भी डाउनलोड करके रखना चाहिए अपने पास। तो अगर कोई भी ऑडिट में या कोई भी आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि ISO 17025 की 2 रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, 2 नॉर्मेटिव रेफरेंस कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं, तो आपको बताना है ISO IEC 17000 और ISO IEC गाइड नंबर 99।
इनको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद क्लोज नंबर 3 में टर्म्स एंड डेफिनेशन पे बात करते हैं कि इसमें कुछ मिनिमम मतलब कुछ थोड़ी बहुत 8-10 डेफिनेशन दी गई हैं, और अगर आपको सारी डेफिनेशन को पढ़ना है तो आप इन गाइड 99 और 17,000 में पढ़ सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन में www.iso.org/obp या www.electropedia.org में जाके भी आप वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हो। आइए कुछ वर्ड मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि क्या किसी का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ सोना खरीदा, और सोना खरीद के आपने चेक करवाना चाहा कि क्या ये 22 तोला है, क्या इसमें 24 तोला सोना है, क्या वो फर्जी तो नहीं बेचा है मुझे दुकानदार ने। तो आपने अगर चेक करवाया तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो सोना था दुकानदार ने दिया आपको, वो आपने लैब में दे दिया कि बताओ मुझे इसमें कितना तोला सोना है। दुकानदार ने तो 22 तोला बताया है। अब दुकानदार आपके पीछे जाके लेबोरेटरी के साथ सेटिंग कर ले कि यार इसमें तो 15 तोला सोना है, प्योरिटी है 15% की गोल्ड की, आप इसको 22 फर्जी रिपोर्ट बना दो। तो इम्पार्शियलिटी मतलब किसी का आपकी लेबोरेटरी में कोई मतलब तो नहीं है, मतलब मीनिंग तो नहीं है जिससे कि रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस किया जाए। तो इम्पार्शियलिटी का जो मीनिंग है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मतलब आपका मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब इंटरेस्ट कितना है। तो आपको इम्पार्शियलिटी, फ्री ऑफ इम्पार्शियलिटी और इम्पार्शियलिटी पॉलिसी बनाना मैंडेटरी होता है किसी भी लैब में। तो आपको ऐसी पॉलिसी बनानी है जो कि फ्रीडम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, फ्रीडम फ्रॉम बायस हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपका कोई दोस्त है, उसकी रिपोर्ट, जैसे आप मान लीजिए मेडिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, आपको आपका दोस्त फोन कर दे यार एक फर्जी रिपोर्ट बना दो, तो वो सब नहीं करना है। फ्रीडम फ्रॉम बायस होनी चाहिए। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट मतलब एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन बाय ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू अ लेबोरेटरी। अगर कोई किसी को लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है, या किसी कंपनी को लगता है कि रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन मतलब वो खुश नहीं है आपकी एक्टिविटी से। इंटर लेबोरेटरी और इंट्रा लेबोरेटरी दो वर्ड आते हैं इसके अंदर। इंटर लेबोरेटरी मतलब होता है organization performance and evaluation of measurement or test on the same or similar item by two or more laboratories with predetermined conditions। इंटर लेबोरेटरी मतलब जैसे कि दो या दो से ज्यादा कंपनीज, जो दो या दो से ज्यादा लेबोरेटरी अगर एक ही टेस्ट को चेक करती हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या आ रही है। जैसे कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट पीटी में करते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट पीटी में करते हैं। मतलब कि आपको मान लीजिए आपने कोई टेस्टिंग करवाई किसी लैब से, आपको लगा यार ये गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप क्या करोगे? दूसरी लैब में जाओगे। अब आप क्या करोगे? दो लैब में जाके ना वेरीफाई कर रहे हो कि कितना वेरिएशन आ रहा है, कि कितना डिफरेंस आ रहा है। सो ये क्या है? ये लेबोरेटरी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के द्वारा करती है। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में ना कुछ सैंपल दिए जाते हैं और अलग अलग लेबोरेटरी को दिया जाता है। उससे क्या होता है, हर लेबोरेटरी देखती है कि मेरा कितना वेरिएशन है, मतलब हर आपस में लेबोरेटरीज के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं इंटर लेबोरेटरी। और दूसरा आता है इंट्रा लेबोरेटरी। Organization performance and evaluation of measurement or test on the same or similar within the laboratory। मतलब आप एक ही टेस्ट को अपने ही लेबोरेटरी के अंदर बार बार चेक करते हो, उसको बोलते हैं इंट्रा लेबोरेटरी कंपेरिजन। मतलब कि मान लीजिए आपको डाउट है कि एक जो बंदा टेस्ट कर रहा है वो गलत कर रहा है, उस केस में आप क्या करोगे? तीन बंदों को बुलाओगे, तीनों से वही टेस्ट करवाओगे, देखोगे क्या कोई डिफरेंस तो नहीं आ रही है। तो आपके लेबोरेटरी के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो गैप्स होते हैं, उनको इंट्रा लेबोरेटरी बोलते हैं। और जो एक या दो या दो से ज्यादा लैब्स के बीच में टेस्ट होता है, उनको इंटर लेबोरेटरी बोलते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि इंटर लेबोरेटरी का पार्ट है, इवोल्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री एस्टेब्लिश क्राइटेरिया बाय मीन ऑफ इंटर लेबोरेटरी कंपेरिजन। लेबोरेटरी क्या होती है? बॉडी दैट परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज: टेस्टिंग, कैलिब्रेशन एंड सैम्पलिंग एसोसिएटेड विद सबसीक्वेंट टेस्टिंग और कैलिब्रेशन। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेबोरेटरी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन टेस्टिंग करती हो, कैलिब्रेशन करती हो और सैम्पलिंग करती हो टेस्टिंग या कैलिब्रेशन की, तो उनको लेबोरेटरी कहा जाता है।
इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट देखिए 2017 में पहली बार ऐड हुआ था आईएसओ 17025 के अंदर। रिस्क मतलब होता है इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसपे आप पढ़ सकते हो। रिस्क को कैसे निकालते हैं विद एग्जांपल बता चुका हूँ। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को इवोल्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उनके एक्शंस लेना है ताकि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आप रिड्यूस करो। So identify what risk and opportunity are there in your laboratories, and then plan action to address the risk. How can I avoid or eliminate the risk? How can I mitigate the risk? And then implement the plan. Check the effectiveness of the actions. उसके बाद आते हैं क्लोज नंबर 4 में। क्लोज नंबर 4 में दो क्लोज आते हैं, 4.1 और 4.2। 4.1 है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मतलब आपको ऐसी एक्टिविटीज को पहले ही प्लान करना है। आपको अपने लोगों को पहले ही ट्रेनिंग देनी है कि कोई भी अगर आपसे चेंज करवाता है रिपोर्ट, कोई एडिट करवाता है, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, आपको वो चीजें नहीं करनी है। और जो इम्पार्शियलिटी पे जो भी रिस्क आएंगे वो आपके रिस्क होने ही चाहिए। 4.2 आता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी आएगी वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है, आपको शेयर नहीं करना है। अगर कोई मान लीजिए इन केस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पुलिस आपसे कोई टेस्टिंग रिपोर्ट मांगती है तो तब आप दे सकते हो, लेकिन आपको अपने यूजर को, कस्टमर को बता देना है कि हमने ऐसे ऐसे रिपोर्ट आपके पुलिस को या गवर्नमेंट एजेंसीज को दी थी। तो कॉन्फिडेंशियल रखनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है। और पब्लिक में कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर की शेयर नहीं कर सकते हो आप। जैसे कि मान लीजिए कोई अच्छा कस्टमर आपके पास आता है तो आप ऐसा लेबोरेटरी में डिफाइन नहीं कर सकते कि मेरा वो कस्टमर था, उसका ये कॉन्टेक्ट नंबर था, उसका एड्रेस ये है, उसको शेयर नहीं करना है। इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है। उसके बाद क्लोज नंबर 5 में आते हैं। क्लोज नंबर 5 है आपका स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी के अंदर क्या होना चाहिए। लेबोरेटरी आपकी लीगल एंटिटी है, उसकी मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है, टॉप मैनेजमेंट कौन है। आपको लेबोरेटरी की एक्टिविटीज को डिफाइन डॉक्यूमेंट करना है, आईएसओ 17025 की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, कस्टमर कौन है आपके, आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, लेबोरेटरी क्या क्या एक्टिविटीज कर रही, कहाँ पे है, कहाँ पे परमानेंट है, कहाँ पे टेम्पररी है, कहाँ पे मोबाइल फैसिलिटीज है। जैसे कि कुछ टेस्टिंग एजेंसीज क्या है अपने घरों में आती हैं, टेस्टिंग करती हैं गाड़ियों में, है ना, तो वो उनको मोबाइल फैसिलिटीज कहा जाता है। क्लोज नंबर 5 में आपको ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज डिफाइन करनी है जो काम करेंगे, प्रोसीजर डिफाइन करने हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और वैलिडिटी, उन जो रिपोर्ट्स की जो वैलिडिटी है मतलब वो सही है, कॉन्फिडेंस सही है। ठीक है, तो पर्सनल विद अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज नीडेड टू कैरी आउट लेबोरेटरी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन, initiation of actions to prevent or minimize deviation, reporting to management on the performance of management system। आपको इंश्योर करना है कि लेबोरेटरी की एक्टिविटी इफेक्टिव हो, कम्युनिकेशन जो भी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, लैब में, वो सही हो, रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हो, कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हो, ईमानदारी से काम कर रहा हो। इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट सिस्टम इज मेंटेन, मतलब लोग अपने प्लान और ईमानदारी से काम कर रहे हो जो भी टेस्टिंग दी गई है। क्लोज नंबर 6 में बेसिकली रिसोर्स की रिक्वायरमेंट की बात की गई है। रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए, तो आपके पास जो भी रिसोर्सेस होने चाहिए लैब को फंक्शन करने के लिए वो डिफाइन करने हैं। जैसे कि पर्सनल कितने लोग चाहिए आपको, फैसिलिटीज आपको क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी होने चाहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन के लिए ह्यूमिडिफायर होना चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पेपर होने चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो ये 6.1 में बताया गया है। 6.2 में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो इम्पार्शियलिटी मतलब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, और जो लैब मैनेजमेंट ने वर्क दिया है वो काम करें। एविडेंस होना चाहिए कि कॉम्पिटेंसी, उनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो डिफाइन होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी कैन बी बेस्ड ऑन एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। उनके कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि वो लेबोरेटरी एक्टिविटीज को काम करें, इवोल्यूट करें, और अगर डेविएशन आया तो उसको
एवोलेट कर सकें, कम्युनिकेट टू पर्सनल देयर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। और हमें ये डिफाइन करना है और उनको कम्युनिकेट करना है कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और अथॉरिटीज क्या हैं। 6.3 में आपको एनवायरनमेंट को डिफाइन करना है, जैसे कि नॉर्मली किसी भी लेबोरेटरी में टेम्परेचर 23 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अगर आपको जानना है कहाँ है तो NABL के स्टैंडर्ड या गाइडलाइंस में 141 में दिया गया है। ह्यूमिडिटी होती है 50 से 60% के बीच में होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको डेली इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड भी करना है। और अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उस पर एक्शन लेके उनको क्लोज भी करनी है। You have to ensure that environmental conditions are met when performing outside its permanent control। 6.4 में इक्विपमेंट की बात की गई कि इक्विपमेंट आपके अवेलेबल होने चाहिए और सही ढंग से काम करने चाहिए, स्पेसिफिकेशंस को मीट करने चाहिए, कैपेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, एस्टेब्लिश द कैलिब्रेशन प्रोग्राम, कैलिब्रेशन स्टेटस होना चाहिए, एक्शंस आउट ऑफ सर्विस, अगर कोई खराब है तो उस पर आपको एब्सोल्यूट लगाना है, उसको निकाल देना है, इंटरमीडिएट चेक करने हैं, अपडेट इंप्लीमेंट करेक्शन फैक्टर्स और रेफरेंस वैल्यूज, मेजर टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड एडजस्टमेंट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स। 6.5 में मेट्रोलॉजी ट्रेसिबिलिटी करनी है। तो जो भी आपके टेस्टिंग करोगे या कैलिब्रेशन करोगे वो SI यूनिट के हिसाब से ट्रेसेबल होना चाहिए। तो हमारे इंडिया में NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में है, वो ट्रेसेबिलिटी करवाती है। वो मास्टर है ना, वो इंडिया के मास्टर्स को मेंटेन करती है। वहां से मेन लेबोरेटरीज के को कैलिब्रेट किया जाता है। मेन लेबोरेटरीज अपनी सब लेबोरेटरी को कैलिब्रेट करती हैं, सब लेबोरेटरी हर स्टेट की लेबोरेटरी को कैलिब्रेट करती हैं, हर स्टेट की लेबोरेटरी उनकी छोटी छोटी लेबोरेटरीज को कैलिब्रेट करती है। मतलब ये आपका ट्रेसेबिलिटी, पूरा ट्रेसेबिलिटी आपका SI यूनिट के हिसाब से होना ही चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसके बाद 6.6 में सप्लायर की बात की गई है कि आपके जो भी सप्लायर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं, वो लेबोरेटरी एक्टिविटीज के अंदर होनी चाहिए और कस्टमर को फुल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। क्लोज नंबर 7 में 7.1 में रिक्वेस्ट ऑफ रिव्यू करना है। मतलब जो भी आपके पास लेके आएगा टेस्टिंग, हमें ये टेस्टिंग करवानी, हमें ये कैलिब्रेशन करवाना है, तो उन उसका आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे आप उनको रिव्यू करो। कि मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको भाई माइक्रोमीटर का कैलिब्रेशन करवाना है। अब आपको पढ़ना चाहिए कि क्या हम ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितने एरर आएगा इसमें, क्या मास्टर है या नहीं हमारे पास। तो प्रोसीजर बनाना है। इसके बाद इन्फॉर्म करना है कस्टमर को कि क्या आप वो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसके बाद कंफर्मिटी ऑफ स्टेटमेंट को आपको देना है कस्टमर को। और अगर कोई डिफरेंस आता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट और आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, अगर माइनर को कंफ्यूजन आती है तो उसको भी डिफाइन करना है। इन्फॉर्म कस्टमर इफ एनी डेविएशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, रिपीट कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू इफ अमेंडमेंट आफ्टर वर्क एंड कम्युनिकेट टू ऑल अफेक्टेड पर्सन। आपको कॉर्पोरेट करना है कस्टमर से, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से, अगर कोई भी डाउट आपके काम में आता है तो। और इसका रिकॉर्ड रखना है। तो रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड, रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट, मतलब PO जो भी आएगा उसका रिकॉर्ड होना ही चाहिए। 7.2 में सिलेक्शन वेरिफिकेशन मेथड है कि आपको सही मेथड को सेलेक्ट करना है लेबोरेटरी में काम करते समय। आपके जो रिपोर्ट्स हैं वो अपडेटेड होने चाहिए, टेस्टिंग मेथड अपडेटेड होने चाहिए, प्रोसीजर अपडेटेड होने चाहिए, रेडली अवेलेबल होने चाहिए पर्सनल के पास में, लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेस्टिंग आप यूज करें, अप्रोप्रिएट मेथड डिफाइन करें अगर कस्टमर ने डिफाइन नहीं किया है तो, और एक्शन प्लान ले डेवलपमेंट करने का, डॉक्यूमेंट टेक्निकली जस्टिफाई ऑथराइज एंड एक्सेप्ट बाय द कस्टमर इफ एनी डेविएशन फ्रॉम मेथड, वैलिडेट नॉन स्टैंडर्ड मेथड, लेबोरेटरी डेवलप मेथड एंड स्टैंडर्ड मेथड। मतलब अगर आपने कोई स्टैंडर्ड मेथड, जनरली देखिए लेबोरेटरी लेबोरेटरी टेस्टिंग या कैलिब्रेशन ना ASTM मेथड से करते हैं या कोई यूरोपियन EU के स्टैंडर्ड से करते हैं। अगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है टेस्टिंग के लिए, मार्केट में अप्लीकेबल है नहीं या कैलिब्रेशन के लिए है नहीं, उस केस में लेबोरेटरी अपने स्टैंडर्ड बना सकती है, लेकिन उस स्टैंडर्ड को वैलिडेशन होना चाहिए उनका, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। और वैलिडेशन का रिकॉर्ड आपको रखना है। 7.3 में सैंपलिंग करनी है, आपके पास सैंपलिंग प्लान होना चाहिए कि
कितने घंटे में हम टेस्टिंग करेंगे, कितने रीडिंग्स लेंगे। जैसे वर्नियर का कैलिब्रेशन करना है तो उसकी कितनी रीडिंग्स होनी चाहिए, 20, 50, 60, है ना। और सैम्पलिंग मेथड के बाद हमें उनको रिकॉर्ड रखना चाहिए, तो ऑडिटर आपसे सैम्पलिंग रिकॉर्ड मांग सकता है। 7.4 में हैंडलिंग करनी है हमें कि कैसे हम इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करें, टेस्टिंग को हैंडल करें और फैसिलिटीज को मेंटेन करें। 7.5 में टेक्निकल रिकॉर्ड्स हैं। टेक्निकल रिकॉर्ड्स में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सैम्पलिंग मेथड क्या क्या, रिजल्ट सही आया है या नहीं आया, वो सारी इंफॉर्मेशन 7.5 में होना चाहिए। 7.6 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मेजरमेंट अनसर्टेनिटी करनी है। तो जो भी लेबोरेटरी कैलिब्रेशन या टेस्टिंग करती है उनको अपने मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी करना जरूरी है। मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी दो टाइप की होती है, जैसे ट्रेसेबिलिटी ए, ट्रेसेबिलिटी बी। तो दोनों का मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आपको निकाल के रिपोर्ट में देना मैंडेटरी है। अगर आपकी लेबोरेटरी आपको मेजरमेंट अनसर्टेनिटी नहीं दे रही है रिपोर्ट में, इसका मतलब वो गलत कर रही है। आप उन पे फाइन लगा सकते हो या आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आईएसओ 17025 में अनसर्टेनिटी निकालना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ जाता है। 7.7 में आपको वैलिडिटी रिजल्ट, जो भी आपने रिपोर्ट बनाई है उसको वैलिडेट करना है कि क्या रिजल्ट सही है या नहीं है, और उसको एनालिसिस करना है और कंटिन्यूली इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपने देखा कि कुछ गलत है रिपोर्ट में तो उस पर एक्शन लेना है आपको। 7.8 में रिजल्ट को रिव्यू करके आपको क्या करना, रिपोर्ट करना है कस्टमर को रिपोर्ट दे देनी है। जो भी सर्टिफिकेट है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, उनको दे देना है और रिक्वायरमेंट को शेयर कर देना है। अगर कोई भी कस्टमर की वापस फीडबैक आता है तो उसको आप अमेंडमेंट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लेबोरेटरी। 7.9 में अगर कोई कस्टमर आपको कंप्लेन करता है तो आपके यहाँ पे प्रोसीजर होना चाहिए कैसे आप कंप्लेन को लेंगे। वो कस्टमर कंप्लेन को हैंडल करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे और उसके बाद उसको वैलिडेट करेंगे और एक करेक्टिव एक्शन लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपकी लेबोरेटरी का इशू नहीं है तो आप उसको फॉर्मली नोटिस करेंगे कि ये हमने एनालिसिस किया है, ये वैलिडेशन किया है और हम वी हैव फाउंड दैट दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, दिस मे बी ड्यू टू एनी अदर इशू। और आपको कस्टमर कंप्लेंट को क्लोज करना है। तो ऑडिट में आपके कस्टमर कंप्लेंट्स का प्रोसीजर है, रिपोर्ट्स, कस्टमर्स कंप्लेंट क्या क्या आई थी और क्या क्या एक्शंस आपने लिए हैं, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद 7.10 में आता है नॉन कंफर्मिंग वर्क। मतलब अगर आपने कोई भी आपके लेबोरेटरी में कोई भी नॉन कंफर्मेंसी आती है इंटरनल ऑडिट में, या कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस पर एक्शंस लेना है। जैसे कि 8D मेथोलॉजी आप यूज कर सकते हो, और आपको डिफाइन करना है कि कौन आपके यहाँ वो एक्शन को लेगा और एक्शन को वेरीफाई करेगा, और रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं और इम्प्लीमेंट करना है करेक्टिव एक्शंस को। 7.11 में आपको डाटा को और मैनेजमेंट को, कंट्रोल ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, जहाँ पे जो भी लेबोरेटरी के स्टैंडर्ड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इंश्योर होने चाहिए कि जो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं उनका एक्सेस होना चाहिए, कि वो एक्सेस कर सकें वो डाटा को, इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, वो डाटा लॉस ना हो, आपकी लेबोरेटरी के बाहर ना जाए, और वर्क इंस्ट्रक्शन वगैरह आपके यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर आप किसी को शेयर कर रहे हो कोई डाटा, तो वो सिस्टमेटिक मैनर से होना चाहिए आपके प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग। क्लोज नंबर 8 बेसिकली आईएसओ 9001 की रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दिए गए हैं। ऑप्शन 1 एट अ मिनिमम, अगर ऑप्शन 1 मतलब अगर आपकी लेबोरेटरी आईएसओ 9001 सर्टिफाइड नहीं है तो आपको क्लोज नंबर 8.2 से 8.9 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। अगर आपकी लेबोरेटरी पहले से आईएसओ 9001 सर्टिफाइड है तो ऑप्शन बी है, मतलब कि क्लोज नंबर 8 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑडिट में क्लोज नंबर 4 to 7 ही आपकी ऑडिट होगी, क्लोज नंबर 8 नहीं होगी। तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो क्लोज नंबर 8 में बेसिकली आपकी डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको अपनी लेबोरेटरी में पॉलिसीज डिफाइन करनी है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं, डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश करने हैं, मेंटेन करने हैं, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, लोगों की कॉम्पिटेंसी, इम्पार्शियलिटी और कंसिस्टेंसी को बनाना है। डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो एक्सेसिबल होना चाहिए। 8.3 में डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करना है कि वो डॉक्यूमेंट अपडेटेड होने चाहिए, लेटेस्ट रिवाइज होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए और आइडेंटिफाइड होने चाहिए।
क्लोज नंबर 8.4 में रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करना है और रिटेन करना है, जो भी आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो, 2 साल 5 साल जो भी डिफाइन किया गया है। 8.5 में आपको एक्शंस लेने, जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आपने डिफाइन की थी उनके ऊपर एक्शंस लेना है और उनको रिव्यू करना है। 8.6 में आपको इम्प्रूव करना है, आपके यहाँ पे जो भी एक्शंस आए उनको रिव्यू करना है, इम्प्रूव करना है, एंड ऑडिट वगैरह की जो भी प्रॉब्लम्स आए। 8.7 में करेक्टिव एक्शंस लेने हैं आपको और उनका रिपोर्ट रखना है। 8.8 में इंटरनल ऑडिट करनी है, साल में मिनिमम एक बार होनी चाहिए और रिकॉर्ड रखने हैं और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 8.9 में उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यू करना है, जिसमें इनपुट आउटपुट डिफाइन करने हैं। तो ये सारी एक्टिविटी करके आप अपने लैब में 17025 को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और ऐसी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।